नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे रायबरेली अमेठी में किसकी गारंटी। रायबरेली सीट की बात करें तो राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह प्रत्याशी है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ने के कयास थे, लेकिन उसके बाद उन्हें रायबरेली से उन्होंने चुनाव लड़ा और अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। गांधी परिवार के बेहद करीबी, लगभग 40 साल से रायबरेली अमेठी से जो भी गांधी परिवार से सांसद हुआ उसका काम देखने वाले और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव किशोरी लाल शर्मा। पर इन दोनों ही बातों में एक चीज़ सामान्य है, वो है प्रियंका गांधी। दोनों लोकसभाओं में प्रियंका गांधी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं नॉन प्लेइंग कैप्टन है। जैसे हम लोग अमूमन आईपीएल की टीमों में कोच को बाहर से गाइडेंस करते देखते हैं और वो जब टाइम आउट होता है तो वो आता है ग्राउंड पर सबको समझाता है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक की भूमिका में वो पहले से थी, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था कि 10 से 18 तारीख तक मैं वहीं रहूँगी, वही काम वो कर भी रही हैं। फिलहाल रोज़ सभाएं हो रही हैं, रोज़ तमाम चीज़ें हो रही हैं। इस बार कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि 17 में जो गठबंधन थोड़ा डिस्टर्बिंग था, इस बार वो गठबंधन बहुत अच्छा हो गया। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा सीटों पर सहयोगी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है वो वहां जाकर पूरी ताकत लगाएं और अपनी पार्टी के उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में है, ये बात सबको बताएं। उनकी ये हिदायत है। रायबरेली और अमेठी में ज़मीनी स्तर पर काम करते नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के चुनावी कार्यक्रम में लाल टोपी पहने सपा समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन भले ही परवान चढ़ने में नाकाम हुआ, लेकिन अमेठी और रायबरेली की हाई प्रोफाइल सीटों पर दोनों दलों के कार्यकर्ता जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर एक टीम के रूप में काम करते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आज अमेठी में प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। अमूमन अब इस चुनाव में बंद हो चुका है, बड़ी बड़ी जनसभाएं और रैलियां हो रही हैं, लेकिन लोकल स्तर पे भी अगर हम और किसी लोकसभा की बात करें तो नुक्कड़ सभाएं बंद हो गया है। लोगों ने पैदल चलना और जनता से सीधे मेल मिलाप लगभग ख़त्म कर दिया है नेताओं ने। लेकिन प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभाएं कर रही थी और आज उन्होंने फिर से नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं उन पर निशाना साधा। एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। क्या है, कौन बताएगा? सच्चाई क्या है? सच्चाई वो है जो आपको दिखाया जा रहा है, जो मोदी जी बड़े बड़े मंचों पे कह रहे हैं कि देश बड़ा आगे चल रहा है, अब अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है। 10 सालों में इतना काम नहीं हुआ जितना 70 सालों में हुआ था। मतलब उसका उल्टा कि 10 सालों में इतना काम हुआ है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उससे ज्यादा काम हमने 10 सालों में कर लिया। ये बताया जाता है आपको। सही कह रहे हैं कि जो 70 सालों में जो जो खड़ा किया था वो तो सारा इन्होंने बेच दिया। अगर 70 सालों में कुछ बना नहीं होता तो बेचते क्या, देते कैसे अपने मित्रों को? सही बात है। और कई जगह जो काम हमने कम से कम आपके क्षेत्र में जो शुरू किए वो बंद भी करा दिए। यहाँ भैया फूड पार्क लाने वाले थे, उसकी शुरुआत भी हो गई थी, उसको बंद कर दिया। उससे किसानों का कितना लाभ होता। एम्स खुला रायबरेली में, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसका बड़ा होना चाहिए था, उसका छोटा सा खोल के छोड़ दिया है। तो सच्चाई ये है, आपका संघर्ष है, सच्चाई आपका जीवन है, और कोई सच्चाई नहीं है इस देश में। सच्चाई इस देश का किसान है जो रोज खून पसीना अपना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी कमाई नहीं हो रही है। सच्चाई मेरी बहनें हैं जो कुछ भी कर ले महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं, रो रही हैं। सच्चाई इस देश का नौजवान है जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षित है, बीटेक, बीएससी, एमएससी, एमए सब कुछ कर लिया है, भर्ती की परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है, फिर से देता है, घोटाला हो जाता है। सब अंधेरा ही अंधेरा है आपके सामने। और जितनी मुश्किलें वो बढ़ी जा रही हैं, लेकिन राहत नहीं। बड़े बयान
और नेताओं के बीच जो वार पलटवार है उसको अगर हम देखें, अंदरूनी खबर ये भी है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के लोग जब प्रचार कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं कई लोगों से पाला पड़ रहा है जिसे वो निर्वाहन कर रहे हैं। ऐसा मुझे एक कांग्रेस के वहीं के लीडर ने बताया। पार्षदों, माफ करिएगा, प्रधानों को धमकाने की खबर है, तमाम खबरें हैं। हम उसको लेकर भी चीज़ें, हमारे साथ मदन मोहन शुक्ला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और एक समय में कांग्रेस की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। मुझे लगता है वो 17 का ही चुनाव था। अनीस अंसारी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ओपी मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रमोद गोस्वामी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे। और मोहम्मद साजिद का भी रुख करेंगे जब वो हम लोगों से थोड़ी देर में जुड़ेंगे सपा प्रवक्ता के तौर में। सबसे पहले तो मदन मोहन जी के पास ही चलेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। रायबरेली और अमेठी पूरा कहीं ना कहीं जो फोकस है प्रियंका गांधी क्या अपनी फिजा सेट कर रही हैं वहाँ पर? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रचार का जिम्मा संभाल रखा है वो सच में काबिल तारीफ है। आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल हेलो जी, मदन जी आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं कह रहा, ये मेरा सवाल है कि जिस तरीके से नॉन फेसिंग कैप्टन के रूप में प्रियंका गांधी मौजूद हैं वहाँ पर, और प्रियंका गांधी लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और बाकायदा नुक्कड़ सभाओं से समा बांधने का काम कर रही हैं, और बड़े बड़े नेता भी रायबरेली अमेठी का रुख कर रहे हैं। गृह मंत्री अभी योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर, यूपी के सीएम है, वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस कैसे देख रही है? देखिए, जहां तक आपका प्रश्न है कि प्रियंका गांधी वहां पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। प्रियंका जी हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं और स्टार प्रचारक भी हैं। दूसरा, राहुल गांधी हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं देश के। तो उनके प्रचार के लिए तो सभी लोग वहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वहां लोगों की अनुमति नहीं है ज्यादा लोग जाने की, वरना सभी लोग वहां पहुंचना चाहते हैं। आज इस समय पूरे देश में परिवर्तन की एक तरह से बयार चल रही है, लहर चल रही है, और लोग इस सरकार को असंतुष्ट हैं क्योंकि नौजवानों के साथ धोखा हुआ है। उनसे वादा किया गया था कि 2 करोड़ एक साल में रोजगार दिया जाएगा, 5 साल में 10 करोड़ होता है और 10 साल में 20 करोड़, लेकिन 20 करोड़ की जगह 2 करोड़ भी नहीं मिला है, बल्कि नौकरियों से छटनी हुई है। दूसरी तरफ महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। दाल आप देखिए तो 200 रुपए किलो के आसपास, 150 सरसों का तेल 150 रुपए के, और जो स्मृति ईरानी जी 400 का सिलेंडर के लिए आंदोलन करती थी, आज 1100 रुपए में है। आज वो चीनी का क्या भाव देने की बात कर रही थी, किसी से छिपा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ अमेठी का विकास जो कुछ भी हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, जब कांग्रेस के हमारे नेता वहां, चाहे संजय गांधी रहे हों, चाहे राजीव जी रहे हों और चाहे राहुल गांधी जी रहे हों, जो भी अमेठी का विकास हुआ है, चाहे रेलवे स्टेशन का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे हाईवे का हो, चाहे एचएएल का हो, चाहे वहां के विद्यालय हो, चाहे अस्पताल हो, जो भी विकास आज दिखाई पड़ रहा है अमेठी का, अगर आप पिछला इतिहास उठाकर देखेंगे जो अमेठी की स्थिति थी, चाहे रोड का, बिजलीकरण हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे खाद की व्यवस्था हो, चाहे बीज की व्यवस्था हो, वो सब कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। स्मृति ईरानी जी वहां सांसद जरूर 5 साल रही हैं, वहां पर अमेठी का विकास तो नहीं किया, लेकिन अपना एक घर जरूर बनवा लिया वहां पे। और किसी भी जो वादा किया था कि तमाम लोग अस्थायी रूप से उनका ठेके में भर्ती हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती है, आउटसोर्सिंग है, उनको ना अस्थायी किया गया, न किसी को नौकरी दी गई है। जबकि जो कांग्रेस के अस्पताल खुलवाया था उसको बंद करने का जरूर प्रयास किया उन्होंने। आज जनता ये बात समझ चुकी है कि अगर
उत्तर प्रदेश का विकास और हिंदुस्तान का विकास चाहिए। हिंदुस्तान में शांति और अमन चाहिए। अमेठी में और रायबरेली में फिर से उसी गति से विकास हो तो गांधी परिवार, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे गांधी परिवार के ही किशोरी लाल शर्मा जी हों, जो गांधी परिवार से 40 साल से जुड़े हैं और अमेठी में लंबे समय तक काम किया है, रायबरेली में लंबे समय तक काम किया है, एक एक ब्लॉक, एक एक गांव, एक एक मजरा, सब उनको जानकारी में और सब लोग उनको जानते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज स्मृति ईरानी जी और किशोरी लाल शर्मा जी एक एक गांव का नाम बताने लगे। किशोरी लाल शर्मा जी तो स्मृति ईरानी जी को उनको नाम नहीं मालूम होगा, गांव के लोगों का नाम बताने लगेंगे तो वो पहचान भी नहीं पाएंगे। आज अंतर है और जनता आज देख रही है किस किस प्रकार से हम अमेठी और रायबरेली में कैसे कांग्रेस के हाथ में सौंपे और फिर से विकास के रास्ते पर ले चले। चलिए, मैं बीजेपी के जो हमारे नेता हैं अनीस अंसारी, वो जुड़ चुके हैं फिर से। अनीस जी, क्या लग रहा है आप लोगों को इस बार? आप लोगों ने अमेठी में जो रायबरेली में विपक्ष के सहारे हो आप, तो मनोज पांडे, गायत्री प्रजापति, आप ही की सरकार उन्हें भ्रष्ट कहती है और उनका परिवार आपके लिए प्रचार कर रहा है। 5वें चरण का लोकसभा चुनाव सर पे है। कुल 14 सीटें हैं इस लोकसभा में, 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की। इन 14 में पहले से 2019 में हम 13 सीट जीते थे, जिसमें से एकमात्र रायबरेली गैर भाजपाई सीट रही। इस बार हम पुनः 14 की 14 सीट जीतने का प्रयास में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, अभी देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया था कि काम नहीं किए, 60 साल में ये नहीं हुआ और मतलब 10 साल में ये नहीं हुआ, हमने 60 साल में बहुत काम किए। तो मेरा कहना है, देखिए आपने कहीं धोखे से एक आध एम्स बनाया था, आज दोनों एम्स हमने बना के दिए, 10 साल में बना के दिए, उसको आप लोग गिनवाते नहीं हैं क्योंकि आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम एम्स बनवाए, हमने बनवाए। एयरपोर्ट की बात अगर करी जाए तो आपने 1-2 एयरपोर्ट किए, आज सैकड़ों की संख्या में एयरपोर्ट हमने बनाए। तो राष्ट्रीय स्तर पर आज हम हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। तो तरक्की धीरे धीरे की है, देश ने तरक्की की है राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, जो लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री, कभी गैर भाजपाई प्रधानमंत्री विदेश में जब जाया करते थे तो उनको 3 दिन वेट करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था सामने वाले राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जब देश से जाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए प्रोटोकॉल तोड़ के विदेश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनसे गले मिलते हैं। बिल्कुल, तो ये लेकिन अमेठी रायबरेली की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात तो रायबरेली अमेठी की कर रहा हूँ। तिलोई विधानसभा से कोई विदेश जाएगा तो उसका पासपोर्ट जल्दी बन जाए, इसको लेकर भी सोचना चाहिए ना। सीधे आदमी विदेश जाएगा, मोदी जी की तरह तो नहीं मिल पाएगा किसी से। अनीस भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि जब हमने राष्ट्रीय स्तर पर इतना शीर्ष ऊंचा किया भारत का, तो क्यों ना देश की जनता, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुखातिब होगी। हमने काम किए हैं अमेठी में। देखिए, हमारी सांसद हैं, स्मृति जी हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं और आज पब्लिक जिस क्षेत्र में वो जाती हैं, पब्लिक उमड़ के उनकी तरफ जाती है। एक रायबरेली को छोड़ के बाकी सभी सीटों पर हम हैं और इस बार फिर 14 की 14 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, रायबरेली भी जीत रहे हैं आप, इसका मतलब? बिल्कुल जीतेंगे। साजिद भाई, रायबरेली अमेठी दोनों जगह सपा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है। एक तरफ मनोज पांडे सचेतक दल के नेता हुआ करते थे, आज वो भाजपा की तरफ जाते दिख रहे हैं। गायत्री प्रजापति, उनकी वाइफ, भी सपा से विधायक हैं और वो भी भाजपा की तरफ जा चुकी हैं, प्रचार कर रही हैं। ये वो जो जीते थे चुनाव, वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते थे और रायबरेली की 5 विधानसभाएं, बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली और सरेली ऊंचा, इसमें से 3 विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे और विधायक समाजवादी पार्टी की जीत हुई। तो ये इनका अपना वजूद कुछ नहीं था। अब ये फिर लड़ेंगे तो इनको अपनी हैसियत मालूम हो जाएगी और समाजवादी पार्टी, चाहे रायबरेली हो या अमेठी हो,
सभी में मजबूत है। और अमेठी की रही बात, तो दिल्ली की भाग से छीका टूट गया था पिछली बार, मामूली लगभग करीब 50,000 वोटों से चुनाव स्मृति ईरानी जीत गई थी, जो 350 से 375 रुपए सिलेंडर होने पर सिलेंडर लेके घूमती थी, और आज सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए है। तो लोग अब उनको जान चुके हैं और भाजपा को भी जान चुके हैं। स्मृति ईरानी जी को 4,68,514 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को वहां 4,13,394 वोट मिले थे। तो वो पिछली बार की जो वहां के मतदाताओं ने गलती की, वो अब मतदाता गलती दोहराने नहीं जा रहा, और अब उनको एहसास हो इस बार गया है लाखों में जिताएंगे। कि ये लोग इन लोगों की कथनी और करनी में है, क्योंकि इनसे ज्यादा बातें जुमले कोई नहीं बोल सकता। ये तो झूठ का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। ये भले ही विकास और उस पर इनका ध्यान ना हो, लेकिन ये झूठों के सरदार हो चुके हैं और झूठ का रिकॉर्ड बना रहे हैं। जनता अब इनको समझ चुकी है। ये किस मुंह से जनता के बीच जा रहे हैं। इनका तो विरोध हो रहा है। हरियाणा में देखिए, भाजपा के अगर झंडा लगी हुई भैया साजिद भाई, आपका नेटवर्क इशू आ रहा है। इनके नेटवर्क पहले से ही खराब हैं। आप सबको रोकूंगा यहाँ पे। दिल्ली से एक खबर है, दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पर आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल कल सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी, तभी विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की है। सीएम केजरीवाल इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है। मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इस घटना को लिया है और क्या कुछ कहा है, ये भी सुन लेते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है जिसके बारे में आप लोगों को बुलाया गया है। कल बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। इस पूरी घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता। तो संजय सिंह को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता और बदतमीजी हुई है, इस पर अरविंद केजरीवाल एक बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार, जिन पर अभद्रता करने का आरोप लगा है। स्वाति मालीवाल, जो कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रही और फिलहाल वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद हैं। स्वाति मालीवाल के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया संजय सिंह ने। बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस घटना की पूरी जानकारी दी। उन्होंने जैसा अभी हमने आपको सुनाया, संजय सिंह ने बताया कि ये एक घटना हुई थी अरविंद केजरीवाल के आवास में। विभव कुमार, जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार किया था। बता दें, सोमवार सुबह दिल्ली पुलिस के पास एक महिला ने कॉल करके बताया कि उसके साथ सीएम केजरीवाल के आवास में मारपीट की गई है और
कॉल करने वाली महिला ने खुद को स्वाति मालीवाल बताया। उसने कहा केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। इस कॉल के आने से बाद हड़कंप मच गया। बाद में यह कंफर्म हो गया है कि कॉल आपकी सांसद स्वाति मालीवाल का ही था। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अखिलेश सिंह हमारे संवाददाता विशेष संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ है स्वाति मालीवाल के साथ। जी, आपको बता दें कि 2 दिन पहले की घटना है कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मिलने गई थी। तो ये बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री आवास में वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके और स्वाति के बीच में कोई कहासुनी हुई और उसी दौरान शायद हाथापाई जैसी भी बात कही जा रही है। इसके बाद सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को फोन करके बताया था कि उनके साथ मुख्यमंत्री आवास में बदसलूकी की गई। इसके बाद 2 बार फोन कॉल स्वाति मालीवाल के नाम से दिल्ली पुलिस की जाती है। उसके बाद दिल्ली पुलिस आती है और अब जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर किसी पार्टी के पदाधिकारी या सांसद के साथ इस तरह की कोई बदसलूकी कोई पार्टी कार्यकर्ता या पदाधिकारी करता है तो पार्टी को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार संजय सिंह स्वाति मालीवाल के समर्थन में उतरे हैं और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो सीधा से देखा जा सकता है कि संजय सिंह अब ये चाहते हैं कि जिस भी व्यक्ति वैभव कुमार सिंह का नाम लिया जा रहा है उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में जो भी बदसलूकी की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसलिए अब ये है कि स्वाति मालीवाल को संजय सिंह का समर्थन मिलने के बाद अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ और पार्टी के नेता है जो स्वाति मालीवाल के फेवर में आ सकते हैं और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को उन वैभव कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ सके। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका। तो फिर से हम लोग रुक करते हैं अपनी डिबेट का और सीधे रुक करते हैं मदन मोहन शुक्ला जी का, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन जी, आप जो बात कह रहे थे और अभी आपने सुना भी अनीश भाई को वो किस तरीके से आरोप आप ही पर लगा रहे थे। देखिए, उनको तो तकलीफ होती है कि अनीश भाई ऐसे लोगों के समर्थन में खड़े हैं जो हिंदुस्तान में कपड़े के नाम पर पहचाने जाते हैं, जो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद खुलेआम कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को दुकान से कोई सामान न लीजिए। ऐसे पार्टी की आज ये वकालत कर रहे हैं, प्रवक्ता के रूप बैठे हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी माइनॉरिटी को लोकसभा का प्रत्याशी नहीं बनाती। ऐसे लोगों की ये वकालत करने के लिए खड़े हुए हैं जो हिंदुस्तान में अमन और चैन को खराब करना चाहते हैं, देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं, धर्म और जाति के नाम पर वोट की राजनीति करना चाहते हैं। कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, कभी अगड़े पिछड़े की बात करेंगे। ये कभी भी देश की महंगाई की बात नहीं करेंगे, नौजवानों के रोजगार की नहीं बात करेंगे, किसानों के एमएसपी की बात नहीं करेंगे, महिलाओं के संरक्षण और सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। आज वहां पर मणिपुर में महिला के साथ क्या हुआ ये देश से छिपा हुआ नहीं है। आज वो रमन्ना एक हैं जिनके संदेश खाली भी बोलिएगा, हैं संदेश खाली भी याद करिएगा। हाँ, संदेश खाली बता रहे हैं। रमन्ना जिनके मोदी जी कंधे पे हाथ रख हमारे प्रिय प्रत्याशी बताते हैं, जिनके 2,500-3 हजार वीडियो वायरल हुए हैं बलात्कार के और छेड़खानी के और महिलाओं के अपमान के, रोती चिल्लाती महिलाओं के, जिनको इन्होंने अपने संरक्षण विदेश रवाना कर दिया। उनका भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी है। अनीश भाई जैसे लोग नहीं बनाए गए हैं, जो यहाँ ईमानदार अच्छे लोग बैठे हुए हैं, उन्हें बनाए गए। ऐसे लोग जो इनके बाबा राम रहीम हैं, जिन्होंने बलात्कार के मामले में इनको सजा हुई, उनको हरियाणा सरकार से बार बार पैरोल दिला देते हैं, जो मोदी जी के गुरु रहे संत आसाराम बापू, जिनके चरणों में बैठ कर उन्होंने राजनीति सीखी, आशीर्वाद से जहां तक पहुंचे, वो आज महिला के बलात्कार के मामले में जेल में हैं। आज ऐसी पार्टी के बारे में जब अनीश भाई जैसे लोग
जब उनकी वकालत करते हैं, उनके प्रवक्ता बनते हैं, भय में करते हैं, लालच में करते हैं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जब तक सच्चाई के साथ नहीं खड़े होंगे, समाज और देश का कोई भला होने वाला नहीं है। आज देश का प्रधानमंत्री पहली बार हिंदुस्तान में ये कहता है कि नोटे भर भर के आ रहे टेम्पो में, काला धन आ रहा है अंबानी और अडानी के यहाँ। देश का प्रधानमंत्री जानता है अंबानी और अडानी के यहाँ काला धन है जो टेम्पो में भर भर के जा रहा है। प्रधानमंत्री से बड़ा कोई पद नहीं होता, न कोई कार्रवाई होती, न कोई जांच होती है। आज ना कोई टेम्पो वाला पकड़ा जाता है, न सीबीआई और ईडी उनसे पूछती है कि बताइए कहां पे रखा है, कौन सा सूत्र आपके पास है। जहां पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है कि एक चीफ जस्टिस होगा, एक विपक्ष के नेता होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, उस कानून को बदल करके हम होंगे, हमारा मंत्री होगा। इसके मन में दाल में कुछ काला है, आपके मन में कुछ खोट है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं रहने देना चाहते हैं। आज इन परिस्थितियों में अनीस भाई जैसे लोगों को संविधान और लोकतंत्र के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं इनसे अपेक्षा करता हूं। इस देश में आज संविधान खतरे में है, आज लोकतंत्र खतरे में है, आज देश की सामाजिक संस्थाएं खतरे में हैं। आज देश का चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे महिलाएं हों, सभी के साथ अत्याचार के पराकाष्ठा है। जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वहां पर जंतर मंतर पर धार्मिक बैठती हैं कि आपका सांसद उनके साथ अवैध संबंध बनाना चाहता है, उनके साथ छेड़खानी करता है, रोती हैं, चिल्लाती हैं। प्रधानमंत्री के पास एक मिनट उससे मिलने के लिए समय नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसान धरने पर बैठे रहते हैं, 700 किसान मर जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को उनसे मिलने के लिए समय नहीं है। उनको मिलने का समय किससे है? जो उनके चाटुकारिता करता हो, जो उनसे चरण चुम्बन करता हो, उनसे मिलने का समय है। आज कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं होता है, प्रधानमंत्री का निर्णय होता है, कैबिनेट की मोहर लगवाई जाती है। आज हिंदुस्तान का आम नागरिक नहीं जानता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा कौन सा विभाग किस मंत्री के पास है, किसी से पूछिए, नाम नहीं जानता है। पेपर नौकरी के लिए पेपर होता है और लीक हो जाता है, फिर टल जाता है, उनके पैसे चले जाते हैं, फिर टल जाता है। नौकरी के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है। आज गरीबों को किसी प्रकार से सुविधाएं न दे करके कांग्रेस ने गरीबों के लिए एक भोजन का अधिकार कानून पास किया। उसका 1 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल की व्यवस्था की गई। उसका श्रेय लेने के लिए अपनी फोटो छपवा कर झोले में कि हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, श्रेय लेने के लिए कानून बनाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस सरकार ने उनको संवैधानिक अधिकार दिया है कि 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो में आपको मिलेगा। हर गरीब को आप उसको मुफ्त दे करके अपना श्रेय लेना चाहते हो कि मोदी दे रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है। आज सरकार हिंदुस्तान में नहीं चल रही है। भारतीय जनता जवाब भी ले लेते हैं, अनीस जी से जवाब भी ले लेते हैं। मदन जी जवाब भी तो ले लें। अनीस जी जवाब दीजिए। आने वाला चुनाव इसका जवाब देने जा रहा है कि अब ये देश झूठ पर, ये देश नफरत पर, ये देश जो विकास के विरुद्ध काम हो रहा है, ये देश हमारे आपस में लड़ाने की जो साजिश चल रही है, ये देश जो किसी प्रकार से बिल्कुल हिंदुस्तान में 4 गुना कर्जा बढ़ गया है। अब जरा अनीस अंसारी से जवाब भी ले लेते हैं इस पे, इन सारे सवालों पर अनीस अंसारी से जवाब भी ले लेते हैं। अनीस जी जवाब दीजिए। बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो 420 का नारा है वो 420 साबित होगा। ठीक, अनीस जी। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, एक गरीब परिवार से निकल के पार्टी का कार्यकर्ता जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो पता नहीं क्यों इन कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो जाता है कि उन्होंने अच्छे कपड़े पहन लिए, उसने अच्छे खाना खा लिया। एक प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार है। भाई तुम्हारे घर से तो जाते नहीं है कपड़े। दूसरी बात मैं कहूंगा, महिलाओं की बात आप याद कीजिए, नैना साहनी हत्याकांड, कांग्रेसियों ने खुद उस महिला को तंदूर में जलाया था। अब ज्यादा पुरानी बात कहूंगा तो विशाल जी कहेंगे कि आप बहुत पीछे चले गए। अभी कल की याद कर लीजिए, इंडी गठबंधन का हिस्सा है वो आपके केजरीवाल जी, उनके ऑफिस में एक महिला के साथ बदसलूकी हुई है। मेरे पास वीडियो है, अगर आपके पास ना हो तो मैं दिखा सकता हूँ, वीडियो मेरे पास है। इसमें महिला के साथ मारपीट की जा रही है। ठीक है, आप बात करते हैं अच्छाई की कि हम इतने अच्छे, साफ सुथरा बनने के लिए, साफ सुथरी बातें करने के लिए खुद भी साफ सुथरा होना जरूरी है। रही बात के मुस्लिम है कि क्यों भाजपा में है, ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जो भी हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। आपको सपने देखने की आदत है कांग्रेस वालों को, आप सपने देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए आप। 14 सीटें हैं, 5वें चरण में चुनाव होने जा रहा है।
14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आपने पिछली बार भी हमें नहीं जिताया था अपने जुबान से, इस बार भी आप तो अपना काम करेंगे ना, विपक्ष में हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी फिर से 5वें चरण की 14 सीटें जीतने जा रही हैं। महिलाओं का अपमान आपने सबसे ज्यादा किया, सम्मान हमने किया। इसी तरह से जैसे आप अभी एक बात और कह रहे थे कि आपको उस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए भाई? जब मैं जाता हूं, मेरे यहाँ जब पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जब राम मंदिर निर्माण के बाद वहां पर जो पूजा वगैरह हुई थी 22 फरवरी को, मैंने स्वागत किया उस यात्रा का। मुझे लोगों ने गले लगाया, मैंने जब उन्होंने गले लगाया, उसके बाद ईद पे चौगने हिंदू समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय के भाई मेरे घर सेवैयां खाने आए थे। ये तो सौहार्द बढ़ाने की बात करते हैं हम। आपकी तरह ये नहीं है कि आप हिंदू मुस्लिम में बांटो। आपकी बात की जब हम व्याख्या करते हैं, हमारा नेता कोई व्याख्या करता है कि आप देखिए आप हिंदू के लिए ये कर रहे हैं, मुस्लिम के लिए ये कर रहे हैं, तब आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों पर कि देखिए ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। आप अपने आप को देखिए, आपने आज तक क्या किया? आज तक सच्चाई तो ये, जब आपने मुझे करोदा है इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, मुसलमानों को तेजपात, जैसे बिरयानी में तेजपात के पत्ते की तरह आपने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके कांग्रेसियों ने फेंक दिया। और आज अगर शिक्षा में सबसे पीछे इस देश का मुस्लिम है तो कांग्रेस की वजह से, इस देश का मुस्लिम अगर पीछे है तो सपा की वजह से, बसपा की वजह से। आप लोग अपने आप को अपने गिरेबान में झांक के तब बात कीजिए। हमारी कौम के साथ, मेरे मुस्लिम समाज के साथ सबसे ज्यादा देशभाव किया आपने। भारतीय जनता पार्टी ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नीति पर काम किया। इसलिए मुझ जैसे हजारों, सैकड़ों, लाखों मुस्लिम नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, बिल्कुल रहेंगे। कितने लोगों को लोकसभा का टिकट दिया, कितने को विधानसभा का टिकट दिया है? राज्यसभा में लड़ाई नहीं लड़ सकते, मंत्री भी बना दिया हमने, तो दानिश आजाद जी को घर बैठे मंत्री बना दिया। हमारे कार्यकर्ता थे। ब्रेक के बाद आपका सवाल सीधे रुक करते मोहम्मद साजिद का, सपा प्रवक्ता है। और अभी जिस तरीके ब्रेक से पहले अनीस अंसारी ने कहा कि मुसलमानों को ठगने का काम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा ने किया, भाजपा ने नहीं। जवाब दीजिए मोहम्मद साजिद। हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज्यादा देशभक्त है और वो चाहता है कि नफरत मिटाने का काम होना चाहिए, मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, और वो हमेशा अमन परस्त ताकतों के साथ खड़ा होता है, ना कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ। मैंने जो अब तक देखा, भूल बता रहे थे, आप तो मैं गाली बक रहे थे। आप अनीस भाई हमारे बात खराब करते हैं मुसलमानों की। आपने तो अनीस जी जवाब दे लेने दीजिए, अभी तो वो शांत है, अब आप उनको बोल लेने दीजिए। अभी तो फिर आपके पास आ जाऊंगा, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा अनीस जी, फिर आ जाऊंगा। पहले उन्हें जवाब दे लेने लीजिए। सबको बराबर का मौका दे रहा हूँ, ये भी नहीं कि आप बोल रहे हो तो वो बोल रहे हो या कोई और बोल रहा हो। पिछले दिनों देश के गृह मंत्री आए थे, उनके कार्यक्रम से इनको धक्के मार के निकाल दिया गया था। इनका वीडियो है मेरे पास, इनको, हमारे अनीस भाई को मेरे पास वीडियो है। विशाल जी के पास भेजो ना। अरे मैं आपको कहूँ तो भेज दूं, विशाल जी को ही भेज दूंगा। और पूरी न्यूजें चली थी, तो मेरे भाई उसके बाद से ये ज्यादा एग्रेसिव हो गए। सुनने की आदत डाली है अनीस भाई, सुनने की आदत डाली है। दूसरा, जब आप बोलते हैं कोई बोलता है, बात चल रही थी महिला अपराध की। हाथरस यूपी के एक जिला है हाथरस, उसमें हाथरस में एक बेटी के साथ क्या हुआ था और किस तरीके से उसको रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। किसको मालूम ये तो नहीं कहा था लड़के हैं गलती से। अरे जवाब ले लेने दीजिए भाई, जवाब तो दे लेने दीजिए। अनीस जी, साजिद जी को जवाब देने, फिर आपके पास आ जाऊंगा ना। आप बोले थे तो दूसरा कोई नहीं बोला था, सुनने की आदत डाली है। कितने क्यों गर्म है भाई, होती है, दूसरे को बोलना पड़ता है। आपकी गलतियां जो है, हमारी भाषा, आप हमारी भाषा ठीक है। आप इत्तेफाक से भाजपा में समझते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते। हमको लगता है भाजपा में पढ़े लिखों वाली बात ही नहीं है। पता नहीं कैसे आप लोग जो है, आपकी तो सारे लोगों की डिग्रियां चेक होनी चाहिए। कहीं दूसरी तीसरी वाले कहीं इंटर और मास्टर डिग्री लिए तो नहीं बैठे हैं। भाषाएं आपकी खराब है, आपको सुनना चाहिए। मेरी तो करा लीजिएगा, एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से है, मैं रोल नंबर भेज दूंगा आपको, लेकिन आप अपनी चेक कराइए। आपका कुछ और चेक कराऊंगा, विशाल जी को ही भेजूंगा। आप चेक कराते रहिएगा, मुझे कोई उस पर दिक्कत नहीं है, वो तो आप चेक करा। फिलहाल बहस के मुद्दे पे ही रहते हैं, बाकी सब चीजें जो है उन्हें बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि महिला अपराध पे बात हो रही थी,
तो हिंदुस्तान में महिला अपराध बढ़े हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए, चाहे रेप की घटनाएं हों या महिलाओं के शोषण के मामले हों, और 2021 से 22 के बीच में 76 मामले तो यूपी में ऐसे आए हैं जो पुलिस अभिरक्षा में उनके साथ जो है वो शिकायतें हुई हैं यौन उत्पीड़न या तमाम अन्य जो है वो उनके शोषण की। इसी तरीके से पूरे देश में यही हाल है। किसानों की आत्महत्या देख लीजिए आप, हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 बन चुका है, लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसके अलावा भी हिंदुस्तान में किस उस पर ये वोट मांगेंगे भाजपा वाले? आप बताइए कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, क्या रोजगार दिया? हिंदुस्तान का युवा 83% युवा बेरोजगार है। हिंदुस्तान जो है वो जीडीपी 57% कर्ज में है जीडीपी का। यहाँ 166 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, जो बढ़ के 59 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, जो बढ़ के 178.66 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया। तो हिंदुस्तान के उसमें जो है वो हिटलर शाही का ये आलम है कि वेरिटीज ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट आई है, उसमें हम चुनावी तानाशाह बन चुके हैं। अब हम वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम लोग लगातार पिछड़ रहे हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लगातार पिछड़ रहे हैं। अभी इनके भाजपा के 2 बार के राज्यसभा सदस्य थे सुभाष चंद्रा जी, उन्होंने ही जो है वो प्रेस दिवस पर उन्होंने कहा है कि भारत में लगातार जो है वो प्रेस की आजादी को छीना जा रहा है। ये अफसोसजनक बात है। जो भाजपा से ही सांसद रहे 2 बार राज्यसभा सदस्य, तो और जी न्यूज ग्रुप के मालिक भी हैं। तो आप ये किस उस पर जो है वो जनता इनको नकार चुकी है। और यूपी में जितने भी चरण में, अभी तक 4 चरण में चुनाव हुए हैं, हर चरण में ये चुनाव में हार रहे हैं। और यही स्थिति है कि अब ये दोबारा आने वाले नहीं है। लेकिन ये झूठ और अपने जुमलों से लोगों को फंसाने की, और कब रोने लगे ये कोई पता नहीं है। आज भी शायद एक महोदय रोए हैं, उनका जो है वो रूदे गले का वीडियो वायरल हो रहा है। तो आप ये बताइए, जो देश के जो प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है, ऐसे लोग जो है वो रूदे गले से आप वोट मांग, विकास पर बात करिए ना। आपको 10 साल दिया है जनता ने, आपको जो है वो विकास पर वोट मांगना चाहिए। आप इधर उधर मंगलसूत्र पर आ जाते हैं। कभी आपने मंगलसूत्र महिलाओं को पहनने लायक रखा कब? जब 2014 में सरकार कांग्रेस की थी, तब मंगलसूत्र जो है वो केवल जो सोना था 28,000 रुपए तोला था, 28,000 रुपए का 10 ग्राम था, आज 70,000 रुपए पहुंच गया है। आप किसानों पर आज गोलियां बरसा रहे हैं, देश में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आर्मी की बॉर्डर पर जो है वो आर्मी के साथ 85% घटनाएं बढ़ गई हैं। तो लगातार जब लोगों के मंगलसूत्र तो छीनने का काम भाजपा कर रही है, तो अब ये किस मुंह से वोट मांगेंगे? ये बात करते हैं कि मंगलसूत्र दूसरे ले जाएंगे। अरे आप तो विकास बताइए दूसरों को कि हमने ये विकास किया है, जनता हमें विकास पे वोट दे। लेकिन आप कपड़े पहचानने की बात करते हैं, आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, आप 2 किलो राशन की बात करते हैं। क्या राशन इससे पहले इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की सरकार में नहीं मिलता था? लेकिन उस समय चलिए, नेटवर्क आपका फिर से इशू कर गया। मदन मोहन शुक्ला, हाँ 10 रुपए का मिलता था, 2 रुपए किलो। मैं रुक करता हूँ मदन मोहन जी का। मदन मोहन जी, आप पर भी आरोप लगा मुसलमानों को, आप भी पर भी ये आरोप लगा कि आप भी मुसलमानों को ठगते हैं। आपने मुसलमानों को, एक तरफ तो मैंने बयान सुन रहा था कि आरक्षण देने की बात कर रहे थे सारा किसी से लेकर, इस पर एक बड़ा बवाल मचा। मदन जी, शायद मदन जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंची। हम वापस रुक करेंगे अनीस अंसारी जी का। अनीस जी, अब जवाब दीजिए आप। देखिए, जिस भाषा में इन्होंने इस्तेमाल की व्यक्तिगत वाली, तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए गौर से, प्रधानमंत्री जी से मिलने वाला मैं ही हूं। देख लिया, आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं जी। ये लोग पता नहीं सपा वाले क्या खा के बयान देते हैं कि इन्हें हमेशा यही पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, ज्यादा बुरा मैं इनका इसलिए नहीं मानता कि इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं, उन्होंने अपने पिता का राष्ट्रीय तो मत जाइएगा, उनकी कुर्सी, राष्ट्रीय तो मत जाइएगा। आपने क्या किया? आप सोचिए। आप साजिद भाई, उनकी बात पूरी हो जाए फिर हम लोग बात, आपको भी समय दे देंगे। पूरा समय दिया मैंने आपको, आपका नेट इशू किया, मैंने आपको पूरा समय दिया था। अनीस जी बात को पूरा करें। तो इन लोगों का पूरा की सरकार आई है, देखिए गुंडागर्दी, खाली प्लॉट
इनका होता था, चाहे नाम में मैंने खरीदा है लेकिन खाली प्लॉट इनका होता था। लाल टोपी में बच्चे देख के कहते थे कि गुंडा आ गया। इस तरह की छवि रखने वाले लोगों के लिए कहाँ हिंदुस्तान की या उत्तर प्रदेश की है, हिंदुस्तान में भी नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में वो भी थोड़े थे। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का वोटर क्यों इन्हें लाइक करने लगा? और सब जानते हैं 3-4 बार इनकी सरकार रही है। पत्रकारों पे हल्ला बोल, किसान पे हल्ला बोल, जवान पे हल्ला बोल, ये सब चीजें मेरे सामने की हैं, मेरी देखी हुई हैं। उस समय भी मैं राजनीति में था जब इनके सबसे बड़े नेताजी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश, सब पे हल्ला बोला इन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी पराकाष्ठा कर दी जुल्म की, आम जनता से लेके और लोकतंत्र के चारों स्तंभों पे इन्होंने हंगामा किया, विधानसभा के अंदर हंगामा किया। तो इन लोगों को अच्छे से पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक जानती है, समझती है। बात वही है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा अपने 4 किताब पढ़ के और ये मंच पे या कहीं भी बोल देते हैं। इनके नेताओं के सामने अपमान होता है। एक मुस्लिम नेता के साथ यहाँ तक कि इनके अखिलेश यादव जी बरेली आए हुए थे, इनके मुस्लिम नेता को मंच पे से भगाया गया था। और उसका जब मैंने प्रचार किया, मैं तो प्रचार करूंगा क्योंकि आप लोग मुसलमानों के हित में बोलते ही नहीं हो ना हो, तो इन लोगों ने एक यूट्यूब वाले से वीडियो फर्जी बनवाई और वो डाल दी, एक इकलौते। जबकि माननीय अमित शाह जी के कार्यक्रम में लगभग 300 पत्रकार थे, किसी ने कोई वीडियो नहीं डाली। मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, हम लोग बैठ रहे हैं और उसी पे मतलब इन्होंने जो वॉइस थी, वॉइस में कह दिया कि भाजपा के मुस्लिम नेता को भगाया जा रहा। उस चीज को ये इशू बनाते हैं। अच्छा, इनको दूसरा डर ये है कि मेरी टीम, मेरे लोगों, मेरे मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं के द्वारा बरेली लोकसभा में काफी तादाद में वोट मिला है, मुस्लिम समाज का। इसलिए ये खतरा सताया हुआ है। अरे अनिल जी, ये फोटो देखिए किसका है? वो दिख रहा है, मैं तो खुद बता रहा हूँ ना। अनिल भाई आप देखिए फोटो किसका है? हमें तो पता भी नहीं, हम तो भूल जाते हैं। हमें तो अगले दिन मालूम हुआ और हमें अफसोस हुआ कि आप वो भाई आपके साथ क्या हाल है? इसका जवाब देना। चलिए जवाब ले ले, जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये लोग व्यक्तिगत पे आ जाते हैं, एकदम व्यक्तिगत आरोप लगाना, उस पर आरोप लगाना। मुझे इनके सारे काले कारनामे पते हैं, लेकिन मैंने आज तक इन पर आरोप नहीं लगाया। खैर, वो बात इनके साथ गलत करेंगे तो इनके साथ होगी। मेरा कहने का मतलब ये, फिर कहूंगा, देखिए 71 विधानसभा हैं 5वें चरण के उत्तर प्रदेश के चुनाव में। 71 विधानसभाओं में से 41 पे आज भी हम हैं और 30 पे अन्य दल हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस बार जो फ्रीज हो गए हैं आप अनीश अब जी। जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं, हमारी देखिए सरकार बनने लायक तो बहुमत हमारा हो गया। अच्छा, 100% हो गया। ये कैसे पता चला आपको? ये पता कैसे चला? रुझान से पता चला हमें। अच्छा। आम पब्लिक से पता चला। अच्छा। अब जो विपक्षी नेता अगर कुछ चिल्ला रहे हैं तो उससे थोड़ी फर्क पड़ रहा है। सबको पता है ये गुंडे हैं, इनकी बात नहीं माननी, ये अवसरवादी हैं, इनकी बात नहीं माननी, इन्होंने हमें वोट बैंक समझा, इनकी बात नहीं माननी। आम पब्लिक सब जानती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए काम किया है। इस बार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बन रही है पुनः, और 14 की चलिए फाइनल कमेंट लूंगा मैं साहिद भाई से। देखिएगा, एक तो इनकी भाषा बड़ा खराब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में इनको जो है वो शायद मालूम नहीं। इनके बारे में मुझे बहुत सी चीजें मालूम है, लेकिन मुझको, मैं बहुत हिसाबता से, क्योंकि मैं खुद भी पत्रकार रहा हूँ 24 साल, तो इनकी जो भाषा है वो पढ़े लिखे वाली होनी चाहिए। वो किसी भी बड़े नेता के बारे में तो चेला था, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ विशाल जी को, वो आपका ही चेला था। मुझको तो मालूम भी नहीं, मुझे तो दूसरे दिन अखबार में पढ़ने के बाद मालूम हुआ आपके साथ ऐसा हादसा हो गया। शायद अभी आप मेरे बारे में जानते नहीं। मुझे सब मालूम है, आपका व्यापार भी तो पता है मुझे। चलिए मुद्दे पे ही रहते हैं, मुद्दे पे ही रहते हैं। और पता करिएगा। विशाल जी को आपके व्यापार की विशाल जी को पता चल गया, चैनल पे भी ना बिठाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मुद्दे पे ही रहते हैं भाई। आपका काम है, ये व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी मत की जाए ना, मुद्दे पे रहते हैं। मैं दोनों लोगों से आग्रह करूंगा, मुद्दे पे ही रहे। देखिएगा एक बार फिर यूपी में इंडिया और साहिद जी, मैं रोकूंगा आपको यहाँ पे।
मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा, सीधा अयोध्या ले चलते, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उनके नाम पर भोजनालय का नाम, क्योंकि प्रभु राम के वनवास के समय में उन्होंने ही आश्रय दिया था और भगवान राम ने उनके झूठे मेवे भी खाए थे। और आश्रय स्थल जिनके हम रेन बसेरा कहते हैं वो किसके नाम पे हैं? निषाद राज के नाम पर है, निषाद राज के नाम पर। ये अयोध्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, सड़कें 4 लेन और 6 लेन की है, भव्य दीपावली भी है। पहले माफिया हावी होते थे तो हम लोगों ने भी कहा प्रभु रामलला विराजमान हो रहे हैं तो जन जन में तो जय श्री राम होगा और माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है ही होगा। हो गया ना? और बहनों भाइयों, राम नाम सत्य की गाथा के बाद अब हमें राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना है। इसके लिए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए हम सबको भाजपा को जिताना होगा। जिताएंगे? जिताएंगे? बाहर के लोग भी, भाई बाहर के लोग इतनी जोर से खड़े हैं, जिताएंगे? लल्लू महाराज को कमल चुनाव चिन्ह पर जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? 5वें चरण में आपका मतदान है 20 तारीख को, है ना? और 20 मई को मतदान है। तो बहनों और भाइयों, मतदान के लिए आपको अभी से स्वयं मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, योगी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, स्वयं लल्लू सिंह बनना पड़ेगा। घर घर जाना होगा, एक एक व्यक्ति को अलग जगाना होगा और बोलना होगा वही जो देश के अंदर पहुंच रहा है, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। क्या बोलेंगे? और उनको लाएंगे का मतलब कमल चुनाव चिन्ह का बटन। और बहनों भाइयों, ये उत्सव गांव-गांव में होना चाहिए, अवध क्षेत्र में तो हर जगह होना चाहिए। पूरी दुनिया अवध क्षेत्र का गुणगान गा रही है, पूरी दुनिया गा रही है। लल्लू जी की जीत, लल्लू सिंह जी की जीत पिछली बार से दुगने वोटों से होनी चाहिए। तब मेहनत हम सबकी सार्थक होगी, हम सबकी मेहनत तब सार्थक होगी। क्योंकि नहीं तो एक कांग्रेस और सपा के लोग गाली दे करके हम लोगों को पहले ही वैसे कटघरे में खड़ा करके रखे हुए हैं। पहले ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, इसके बाद भी अगर हम लोगों को सफाई देनी पड़े तो फिर बात नहीं बनेगी। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने 10 वर्ष में बिना चेहरा देखे गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब के विकास और उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य किया। लगातार बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके कांग्रेस और सपा की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था। आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जितनी आबादी है उससे ज्यादा आबादी को गरीबी से उभारने का काम मोदी जी ने मात्र 10 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान में किया। 60 करोड़ लोग बहनों और भाइयों हिंदुस्तान के अंदर फ्री में राशन की, फ्री में स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं। और अयोध्या में तो अब तो राजर्षि महाराज दशरथ के नाम पर भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है। और जल्दी से हम मोहम्मद साजिद के पास चलते हैं, फाइनल कमेंट लेते हैं और फिर इस डिबेट को क्लोज करते हैं। मोहम्मद साजिद। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन यूपी की 80 की 80 सीट जीत रहा है और हर चरण में आपको ये दिखाई भी पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कितना विरोध है, कोई विकास कार्य किए नहीं है।
जब विकास कार्य किए नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं दिया है, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे हैं। बरेली का तो ये आलम है कि गड्ढों में ही गिरकर कई लोग मर गए हैं। लोग, किसान आवारा पशुओं से परेशान हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, रात भर जागना पड़ता है। महंगाई का ये आलम है कि जो गैस सिलेंडर 350 का था वो 1100 1000 का हो चुका है। तो किस मुद्दे पर भाजपा को लोग वोट देंगे? और भाजपा के खिलाफ अंडर करंट है, और हर सीट जो है वो, अधिकतर सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के फेवर में है। और कुछ सीटें हैं जहां कड़ा मुकाबला है, वो भी सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। और इस बार भाजपा इंडिया गठबंधन की आधी में जो है हवा में उड़ जाएगा। ये आप देख भी रहे होंगे, पूरे हिंदुस्तान में यही आलम है। और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस भाई आपका, मोहम्मद साजिद आपका, और मदन मोहन शुक्ला जी भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुक करते हैं दिल्ली की एक खबर का, जहां आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल कल सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही, तभी विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की। सीएम केजरीवाल इस मामले पर सख्त कार्रवाई करेंगे, पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है। मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इस घटना को लिया है। एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है जिसके बारे में आप लोगों को बुलाया गया है। कल बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। इस पूरी घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। फिलहाल 2024 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।